हेलो। हाय गाइस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, गतिरोधक है। आर्थिक विकास जो है वर्तमान युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे आर्थिक विकास होता जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। जनसंख्या को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। इस जनसंख्या में प्राप्त होने वाला परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर व्यष्टि यानी माइक्रो तथा समष्टि मैक्रो दोनों ही स्तरों पर प्रभाव डालता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1984 के अनुसार यदि यह परिवर्तन वार्षिक 2% या इससे अधिक है तो जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि उत्पादन एवं विकास की दृष्टि से बाधक है। तो जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि जो है ये बाधक हो सकती है। यह अवस्था समष्टि स्तर पर यानी संपूर्ण स्तर पर बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था की संरचना और अनुपात में असंतुलन उत्पन्न करता है और व्यष्टि स्तर पर प्रति व्यक्ति आय यानी एक छोटे पैमाने पर प्रति व्यक्ति आय को अल्प स्तरीय यानी कम स्तर पर संस्थिति जाल उन्मुख करता है। डेविड रॉक फाइलर के अनुसार अति जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्याओं में से एक सबसे कठिन समस्या है। इस दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक बाधा बन सकती है। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन हैं? इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री माल्थस, नवमाल्थसवादी अर्थशास्त्री हर्समैन, मायर, सिंगर, नेल्सन और लिबनस्टीन आदि अर्थशास्त्री हैं, समर्थन करते हैं इनका। इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से तर्क हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है विकसित देशों की तुलना में सर्वथा भिन्न परिस्थितियों वाली होती हैं, अलग परिस्थितियों वाली होती हैं। ये देश कैसे होते हैं? दरिद्र होते हैं, पूंजी दुर्लभ होती है तथा श्रम आधिक्य वाले होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होती है। पूंजी निर्माण की समस्या इन देशों की प्रमुख समस्या होती है। अतः पूंजी के अभाव और जनसंख्या के दबाव से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जो आर्थिक विकास के लिए बाधा उत्पन्न करता है। प्रोफेसर हर्समैन के अनुसार जनसंख्या का दबाव विकास के लिए एक बेढंगा और निष्ठुर प्रोत्साहन है। एक कड़ा प्रोत्साहन है। विकास संरचना और अनुपातों का प्रश्न। विकास संरचना और अनुपातों का प्रश्न है क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है और उसके भरण पोषण के लिए पालन पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन व आय सभी उसको पूर्ण हो रहे हैं तो समग्र स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्वयं में कोई समस्या नहीं है। अगर जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है तो वो कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या अगर नहीं हो रहा है तो जनाधिक्य माना जाएगा। किंतु अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में उत्पादन व आय वृद्धि की दरें जनसंख्या वृद्धि दर से नीची होती हैं जो श्रम पूंजी प्राकृतिक साधनों में आनुपातिक असंतुलन का परिणाम है। अगर असंतुलन रहेगा तो वो हानिकारक है। जितनी जनसंख्या है अगर जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो इसका असंतुलित है
तो वह आनुपातिक असंतुलन का परिणाम है। अल्प विकसित देशों में पूंजी निवेश जो है अथवा विनियोग की न्यूनता पाई जाती है। कम पूंजी निवेश होता है, जिससे भूमि, श्रम एवं पूंजी नामक उत्पादन के साधनों में संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। अगला है प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव। प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव व्यष्टि अथवा सूक्ष्म स्तर पर। प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव व्यष्टि यानी बड़े पैमाने पर मैक्रो लेवल पर और सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल पर प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास यानी जीवन स्तर को परिभाषित करते हुए सूचकांक का कार्य करता है। इस संदर्भ में यदि किसी देश की जनसंख्या स्थिर है तो राष्ट्रीय आय के रूप में प्राप्त विकास दर एवं प्रति व्यक्ति आय के रूप में प्राप्त विकास दर बराबर होंगे तथा नंबर दो यदि आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के रूप में परिभाषित करें तो इस संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय एवं जनसंख्या के आकार में विलोम यानी उल्टा संबंध प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में प्रति व्यक्ति आय कम या अधिक होने पर जनसंख्या का आकार अधिक या कम होगा। इस प्रकार जनसंख्या का आकार अधिक या कम होने पर प्रति व्यक्ति आय कम या अधिक होगी। अधिकतर अल्प विकसित देश जो हैं वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित है। उनके यहाँ जनसंख्या अधिक है, जिससे इनका जनसंख्या का आकार अधिक है, अतः इन देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय घट रही है। इस अधोगामी प्रभाव से आर्थिक विकास भी बाधा युक्त बना हुआ है। इस अधोगामी प्रभाव से आर्थिक विकास जो है वो बाधा युक्त बना हुआ है, समस्या का विषय बना हुआ है। रहन सहन का नीचा स्तर। प्रत्येक देश आर्थिक विकास प्रक्रिया को तेज करके अपना रहन सहन का स्तर ऊंचा बनाने में लगा हुआ है, किंतु ऐसे अल्प विकसित देश जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वहाँ खाद्यान्न उत्पादन में कमी, आधारभूत उद्योगों का अभाव, शिक्षा स्वास्थ्य का नीचा स्तर, बेरोजगारी की समस्या जैसी कठिनाइयों के व्याप्त होने के कारण लोगों का रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर जो है वो आज भी नीचा बना हुआ है। इसका ज्वलंत उदाहरण है भारत जैसा विकासशील देश। हमारा भारत जो है वो इसका एक उदाहरण है। देश का असंतुलित विकास। देश का असंतुलित विकास। अगर तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अल्प विकसित देश का विकास असंतुलित ढंग से होता है, क्योंकि नंबर 1 जनसंख्या में होने वाली अधिकांश वृद्धि को कृषि अथवा छोटे स्तर के रोजगार में खपाना पड़ता है। नंबर 2 मानव पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। जब सारी जनसंख्या खा जाएगी भोजन तो मानव पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी, और मानव पूंजी निर्माण की दर कम होगी तो परिवार में लोग जो है सभी सदस्यों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाएंगे, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो। तथा कार्यशील श्रम शक्ति। नंबर 4 है कार्यशील श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। जितनी कार्यशील श्रम शक्ति है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। बेरोजगारी में वृद्धि। अगला है बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से श्रम शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम शक्ति बढ़ेगी, जिससे हर हाथ को काम के अवसर प्रायः नहीं मिल पाता है, जिससे बेरोजगारी की दशाएं उत्पन्न होती हैं। बेरोजगार में वृद्धि यानी बेरोजगारी की दशाएं उत्पन्न होती हैं। अल्प विकसित व विकासशील देशों में यदि अल्प रोजगार मुख्य लक्षण है तो अदृश्य छिपी बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी इन देशों की मुख्य समस्याएं हैं। बेरोजगारी की ये जो दशाएं हैं अल्प विकसित देशों में क्या है, कुपोषण, दरिद्रता एवं घुटन को बढ़ावा देती हैं। बेरोजगारी की जो दशाएं हैं अल्प विकसित देशों में कुपोषण इससे होगा, जब सही से खाना नहीं मिल पाएगा तो। दरिद्रता व घुटन को बढ़ावा देती हैं, मानसिक तनाव होगा। नंबर 7 है प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता में कमी। प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता में कमी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि अगर है तो मानव पूंजी व मानव विकास में कमी लाती है, विकास कम होगा, जिससे प्रति व्यक्ति पूंजी निर्माण कम होगा। इससे
प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता में भी कमी आती है, पूंजी कम हो जाएगी। पूंजी की न्यूनता विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। जब कम पूंजी होगी तो विकास प्रक्रिया कम होगी। यह बाधा निर्धनता, दरिद्रता अथवा गरीबी के दुष्चक्र के रूप में, कौन कौन से रूप में, निर्धनता, दरिद्रता अथवा गरीबी के दुष्चक्र के रूप में, कुचक्र के रूप में अल्पविकसित देशों में परिलक्षित होती है, यानी नजर आती है। जनसंख्या की समस्याएं। अब जनसंख्या की समस्याएं कौन कौन सी हैं? भारत एक विकासशील देश है। हमारा भारत जो है वो एक विकासशील देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरे स्थान पर है। चीन का स्थान पहला है। एक अनुमान के अनुसार 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी। 11 मई 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी, हो चुकी है। जनसंख्या या जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ तथा 2008 में विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार 114 करोड़ हो चुकी है, जो भारत के आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा मानी जा रही है। जो भारत के आर्थिक विकास में बाधा मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई सहस्राब्दी में प्रवेश के साथ ही संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 6.5 अरब पहुंच चुकी है। विश्व की जनसंख्या 6.5 यानी 6.5 अरब पहुंच चुकी है। इस समय विश्व में प्रति मिनट लगभग 150 बच्चे जन्म ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सन 1820 में विश्व की जनसंख्या मात्र 1 अरब थी, जो 1930 में बढ़कर 2 अरब हो गई, अर्थात इसे दुगना होने में 110 वर्षों का समय लगा। ठीक 3 दशक बाद अर्थात 1960 में यह 3 अरब हो गई। फिर मात्र 15 वर्षों के पश्चात 4 अरब और 1987 में अर्थात 12 वर्षों के पश्चात 5 अरब हो गई। इसके भी 12 वर्षों के पश्चात अर्थात जून 1999 में यह 6 अरब हो गई। एक सांख्यिकीय अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2013 तक 7 अरब 28 तक या 8 अरब तक 2028 तक यह 8 अरब तथा 2054 तक 9 अरब हो जाएगी। 2054 तक यह 9 अरब हो जाएगी। विश्व जनसंख्या की यह वृद्धि एक तरफ परिवार के आकार को प्रभावित करती है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के विकास रुक जा रहा है। यद्यपि जनसंख्या में होने वाला धीमा प्रतिस्थापन उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में सहायक है, किंतु इसमें होने वाली तीव्र वृद्धि से आर्थिक विकास में गतिरोध यानी बाधा उत्पन्न होती है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों ही स्तर पर जनसंख्या एक निषेध बन जाती है, यानी जनसंख्या एक समस्या बन जाती है। जनसंख्या की समस्या एक कसौटी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की समस्या एक कसौटी है। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ए क्राइटेरियन। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1984 के अनुसार यदि जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन वार्षिक 1% या इससे कम है तो जनसंख्या में यह धीमा प्रतिस्थापन अथवा धीमी जनसंख्या वृद्धि उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में सहायक है, किंतु यदि यह जनसंख्या परिवर्तन वार्षिक 2% या इससे अधिक तेजी से बढ़ रहा है तो जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि उत्पादन एवं विकास की दृष्टि से बाधक है। यह अवस्था समष्टि स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना और अनुपात में असंतुलन उत्पन्न करती है और व्यष्टि स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को अल्पस्तरीय संस्थिति जाल या पाश उन्मुख करती है। अगर जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है तो वो बाधक है, धीमी गति से है तो वो लाभदायक है। जनसंख्या की समस्या समष्टि स्तर पर, जनसंख्या की समस्या जो है वो समष्टि स्तर पर, संपूर्ण यानी मैक्रो लेवल पर, एट मैक्रो लेवल। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एट मैक्रो लेवल यानी बड़े पैमाने पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। समष्टि स्तर पर अगर देखा जाए तो विकास संरचना और अनुपातों का प्रश्न है। यदि अर्थव्यवस्था में सभी सहयोगी साधन जितने हैं, जैसे जनसंख्या से प्राप्त मानव साधन, श्रम, मानवकृत पूंजी,
प्रकृति प्रदत्त साधन जो भगवान ने हमें दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, अल्लाह पाक ने दिए हैं, भूमि उचित अनुपात में अगर उपलब्ध है और यदि उत्पादन के लिए उनके सहयोग उचित अनुपात में उपलब्ध है, उनके सहयोग करने में कोई संरचनात्मक अवरोध या गतिरोध नहीं है, तो एक दूसरे का पूर्ण उपयोग करके, शोषण करके उसमें करने में सक्षम होंगे, तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसी दशा में अर्थव्यवस्था का प्रति इकाई उत्पादन जो है वो अधिकतम होगा। अर्थव्यवस्था का प्रति इकाई उत्पादन जो है वो अधिकतम होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का आकार जो है वो अनुकूलतम होगा, यानी ऑप्टिमम, न ज़्यादा होगा न कम होगा। ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि न ज़्यादा होगा न कम होगा, और वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब अगला है नंबर 1, अर्थव्यवस्था का उत्पादन चक्रीय प्रवाह के कारण। अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है वो चक्रीय प्रवाह के कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है चक्रीय प्रवाह, एक चक्र चलता रहता है, के कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, अर्थात जीडीपी बराबर रियल नेशनल इनकम। नंबर 2, उत्पादन के समस्त साधनों का पूर्ण और पर्याप्त उपयोग होने की दशा में। उत्पादन के समस्त साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल अगर उपयोग किया जाए और पर्याप्त उपयोग होने की दशा में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि में गतिरोध नहीं उत्पन्न कर पाएगी। ऐसी दशा में देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय जनसंख्या के कुल आकार से अधिक या उसके अनुरूप होगी। जनसंख्या के पदों में यह विकास की आवश्यक शर्त। जनसंख्या के पदों में क्या कही जाएगी? यह विकास की आवश्यक शर्त है, यानी कि जब जनसंख्या कम रहेगी और साधन अधिक रहेंगे तो वो ऑप्टिमम होगी, उससे देश का विकास होगा। इस तरह यदि किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि की दशा प्राप्त है और उसके भरण पोषण के लिए, इस तरह यदि किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि की दशा प्राप्त है और उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में वास्तविक आय यानी उत्पादन भी सुलभ है, तो वो समष्टि स्तर पर अथवा व्यापक स्तर पर जनसंख्या स्वयं में कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या की समस्या व्यष्टि स्तर पर, जनसंख्या की समस्या व्यष्टि स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर, छोटे पैमाने पर। व्यष्टि अथवा सूक्ष्म स्तर पर प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास जीवन स्तर को परिभाषित करने के लिए सूचकांक का कार्य करती है, एक इंडेक्स का कार्य करती है। नंबर एक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था की जनसंख्या का आकार स्थिर है, यानी जनसंख्या न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, तो राष्ट्रीय आय के पदों में प्राप्त विकास दर, समृद्धि दर जो है एवं प्रति व्यक्ति आय के पदों में प्राप्त विकास दर दोनों बराबर होंगे। अर्थात इस संदर्भ में डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान वाई, पहला समीकरण। यहाँ वाई राष्ट्रीय आय, वाई प्रति व्यक्ति आय तथा डेल्टा वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। कैपिटल वाई राष्ट्रीय आय, स्मॉल वाई प्रति व्यक्ति आय, डेल्टा वृद्धि को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 है अगला पॉइंट, यदि आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जीएनपी, यदि आर्थिक विकास को जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जीएनपी के पदों में परिभाषित करें, तो इस संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय एवं जनसंख्या में ऋणात्मक संबंध की प्राप्ति होगी। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर जनसंख्या घटेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जनसंख्या घटेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो जनसंख्या घटेगी, अथवा जनसंख्या बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय घटेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। जनसंख्या के पदों में यह विकास की पर्याप्त शर्त कही जा सकती है। जनसंख्या के पदों में यह विकास की पर्याप्त शर्त यानी कि यह एक ऑप्टिमम पॉइंट कहा जा सकता है, यानी कि ये पर्याप्त है। अब समस्या के क्या क्या आयाम हैं, समस्या के क्या क्या आयाम हैं। समस्या के आयाम, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि अगर 1% वार्षिक, अगर वर्ष में एक साल में 1% बढ़ रही है या इससे कम होती है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर विस्तारक प्रभाव पड़ता है। विस्तारक प्रभाव पड़ता है कि यानी कि विकास हो रहा है अर्थव्यवस्था का, जिससे उत्पादन एवं विकास में वृद्धि होती है।
किंतु जब जनसंख्या 2% वार्षिक या इससे अधिक होती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर संकोचक प्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ता है, जो सोचनीय का विषय बन जाता है, जिससे उत्पादन और विकास में बाधा आती है। वर्तमान समय में जनसंख्या का यही संकोचक प्रभाव ही अधिकांश अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में प्रभावी है। अल्पविकसित देशों में संकोचक प्रभाव यानी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, भरण पोषण ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्कसे के अनुसार, रैगनर नर्कसे जो एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 2/3 भाग विश्व की संपूर्ण आय का 1/3 भाग ही उपभोग कर पा रहा है। इस तरह अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या का 2/3 भाग निवास करता है, किंतु वे विश्व की संपूर्ण आय के मात्र 1/3 भाग का ही उपभोग कर पा रहे हैं। इन देशों में जनसंख्या का संकोचक प्रभाव आज भी विद्यमान है। जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, जिससे यहाँ के निवासी जनसंख्या को विकास की दृष्टि से एक निषेध मानते हैं, टैबू मानते हैं। इस दृष्टि से जनसंख्या समस्या के निम्न आयाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है काल सापेक्ष आयाम। काल सापेक्ष आयाम अब क्या है? जनसंख्या समस्या का काल सापेक्ष आयाम लंबवत है। जनसंख्या समस्या का काल सापेक्ष आयाम जो है वो लंबवत है। इसका संबंध अति अधिक तथा अति कम जनसंख्या परिवर्तन से है। बहुत अधिक या बहुत कम जनसंख्या परिवर्तन से है। जब जन्म दर उच्च स्तर की तथा मृत्यु दर निम्न स्तर की होती है, जब जनसंख्या काफ़ी उच्च स्तर की होती है तथा मृत्यु दर जो है वो निम्न स्तर की होती है, तब जनसंख्या परिवर्तन की इस अति अधिक अवस्था को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके विपरीत जब इसके उलट विपरीत यानी उल्टा, जब उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ढेर सारी जनसंख्या पैदा हो रही है और ढेर सारी जनसंख्या मर रही है, तो अथवा निम्न जन्म दर अथवा निम्न मृत्यु दर से प्राप्त अति कम जनसंख्या परिवर्तन जो है, अत्यधिक कम परिवर्तन हो रहा है, इस अवस्था को प्राप्त होती है, तो इसे जनसंख्या ह्रास कहते हैं, यानी जनसंख्या हमारी घट रही है। प्रसिद्ध जनसांख्यिक एस चंद्रशेखर के अनुसार, जनसांख्यिक जो है एस चंद्रशेखर हैं, उनके अनुसार अब क्या कहा जा सकता है? एस चंद्रशेखर के अनुसार विश्वव्यापी जनसंख्या विस्फोट के मध्य रहने के कारण, विश्वव्यापी जनसंख्या जो है उसका विस्फोट जब हो रहा है उसके मध्य रहने के कारण हम शायद यह भूलते जा रहे हैं कि कम जनसंख्या ह्रास की समस्या अतीत में रही है। हम यह भूलते जा रहे हैं कि कम जनसंख्या यानी जनसंख्या ह्रास, जनसंख्या की कमी की समस्या अतीत में यानी बहुत पहले थी और अब भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। जनसंख्या की समस्या काल सापेक्ष के अंतर्गत हमने ये पढ़ा। स्थान सापेक्ष, काल सापेक्ष यानी टाइम रिलेटेड, टाइम के अनुसार जनसंख्या कभी कम होती है। अब स्थान सापेक्ष यानी विश्व बहुत बड़ा है, उसमें एक एक स्थान के सापेक्ष अब हम देखते हैं। स्थान सापेक्ष आयाम, जनसंख्या समस्या का स्थान सापेक्ष आयाम क्षैतिजीय है, हॉरिजॉन्टल है। इसका संबंध जनसंख्या घनत्व अथवा निर्जनीकरण से है। इसका संबंध कैसा है? जनसंख्या घनत्व से है, यानी 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, अथवा निर्जनीकरण से है। इस पर जनसंख्या के जैविक घटक, जन्म या मृत्यु के अतिरिक्त समाज के सांस्कृतिक घटक, जनसंख्या के जैविक घटक एवं समाज के सांस्कृतिक घटक, आवास एवं प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है। आवास एवं प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है। स्थान सापेक्ष आयाम के अंतर्गत जनसंख्या समस्या का प्रथम सूचक क्या है? जनसंख्या घनत्व है। प्रथम सूचक, कहीं पर अधिक जनसंख्या घनत्व है तो कहीं पर कम जनसंख्या घनत्व है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, किंतु इसके विपरीत यानी इसके उल्टा, जब प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का जमाव जो है वो औसत से कम पाया जाता है, एक एवरेज से कम पाया जाता है, तो निर्जनीकरण की समस्या, यानी जनसंख्या कम है वहाँ पर निर्जनीकरण, वहाँ पर निर्जन है, जनसंख्या कम है, इसकी समस्या कहेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1984 के अनुसार विश्व का 3/4 हिस्सा, 3/4 यानी 3/4 हिस्सा अल्प विकसित एवं विकासशील देशों का अधिकांश क्षेत्र है। जनसंख्या जमाव से पीड़ित है।
यानी वहाँ ढेर सारी जनसंख्या है। ये जनसंख्या का घनत्व औसत से यानी एक एवरेज से बहुत अधिक है। इस समस्या की एक विशिष्ट दशा नगरीकरण है, यानी जो बड़े बड़े नगर है, महानगर है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। इसके अंतर्गत नगरीय बस्ती की समस्या है, जिससे वर्तमान समय में अधिकांश बड़ी जनसंख्या वाले नगर महानगर जो है वो इससे प्रभावित हैं। उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। नंबर 3 है काल संश्लिष्ट आयाम। काल संश्लिष्ट आयाम जनसंख्या समस्या का समयवार एवं क्षेत्रवार अध्ययन क्रमशः समय के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार अध्ययन क्रमशः काल सापेक्ष एवं स्थान सापेक्ष है। जनसंख्या समस्या का समयवार टाइम के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार अध्ययन देखा जाए तो काल सापेक्ष एवं स्थान सापेक्ष है। इनका सम्मिलित प्रभाव जो है बहुआयामी तथा व्यवहार परक है। कैसा है? बहुआयामी, कई डायमेंशन है इसके, तथा व्यवहार में है ये। सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याण की दृष्टि से इस आयाम के अंतर्गत जिन समस्याओं को पाया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। खाद्य एवं पोषण की समस्या। उनमें से कौन कौन की समस्याएं हैं? खाद्य एवं खाने से संबंधित और पोषण से संबंधित, उचित आहार से संबंधित, पालन पोषण से संबंधित समस्या है। और है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की समस्या। पर्यावरण से संबंधित समस्या है, पारिस्थितिकी की समस्या है, बेकारी बेरोजगारी की समस्या है, ऊर्जा एवं परिवहन के साधनों की समस्या है, ग्रामीण स्वच्छ पेयजल की समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, प्रकाश की समस्या है, लाइट नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, नगरीय बस्ती है एवं कूड़ा कचरा की समस्या, ढेर सारे कूड़ा कचरा निकलते हैं वहाँ पे, उसकी समस्या है। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो जनसंख्या के दबाव एवं जीविका के साधन के मध्य, जब जनसंख्या का दबाव अधिक रहेगा और जीविका के साधन कम है, उसके मध्य प्राप्त अंतराल की समस्या। समाज की प्रति व्यक्ति तथा समग्र बचत में कमी। समाज की प्रति व्यक्ति तथा समग्र बचत में कमी की समस्या। पूंजीगत परिसंपत्तियों का अभाव। पूंजी की जो परिसंपत्तियां हैं पूंजीगत, उसका अभाव तथा गरीबी के दुष्चक्र की समस्या। सामान्यतः इस आयाम के अंतर्गत जनसंख्या की समस्याओं का परीक्षण संख्यात्मक अथवा गुणात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से किया जाता है। संख्यात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि। संख्यात्मक दृष्टि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्यात्मक है, और गुणात्मक है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ये गुणात्मक है। यह ज्योमेट्री। जनसंख्या का गुणात्मक पहलू क्या है? सुजननिकी से संबद्ध है। जनसंख्या का गुणात्मक पहलू जो है वो सुजननिकी से संबद्ध है, जो जनसंख्या के सकारात्मक तथा नकारात्मक सुधार को प्रस्तुत करता है। जनसंख्या के सकारात्मक यानी पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि प्रत्येक शिशु पूर्ण अर्थ में स्वस्थ जन्मे और बड़ा होकर स्वस्थ वयस्क बने। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? प्रत्येक शिशु जो है, एक बच्चा जो है, वो पूर्ण अर्थ में स्वस्थ जन्मे, उसका जन्म जब हो तो वो स्वस्थ रहे और बड़ा होकर भी वो स्वस्थ वयस्क बने। जनसंख्या की समस्या भारत जैसे विकासशील देश। जनसंख्या की समस्या एवं भारत जैसे विकासशील देश। जनसंख्या आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या बहुत ज़रूरी है। अगर जनसंख्या कम रहेगी तभी देश का विकास नहीं होगा। यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कौन? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जैसे प्रमुख क्लासिकी अर्थशास्त्री जो क्लासिकी अर्थशास्त्री हैं, प्रतिष्ठित विचारधारा को मानने वाले हैं। उनका विचार था कि जनसंख्या का सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। जनसंख्या अगर कम रहेगी तब भी वो हानिकारक है। इन अर्थशास्त्रों द्वारा प्रस्तुत जीवन निर्वाह सिद्धांत में गरीब मजदूरों के आकार को निर्धारित करने में मजदूरी कोष को महत्वपूर्ण कारक माना गया था। यानी मजदूरी कोष का एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया था कि अगर
गरीब मजदूरों के जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी कोष होना ज़रूरी है। कुल जनसंख्या में गरीब मजदूरों की संख्या बहुत अधिक थी। इस बात पर बल दिया गया कि मजदूरी कोष इसके प्रति व्यक्ति पक्ष को छोड़कर के आकार पर ही जनसंख्या का दीर्घकाल में आकार निर्भर करता है। ऐसा माना गया था कि यदि मजदूरी कोष बढ़ेगा तो आरंभ में मजदूरी भी बढ़ेगी। जब मजदूरी कोष बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में जो है वो मजदूरी भी बढ़ेगी, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। गरीब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मजदूरों की जिससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। जब खाने को हो जाएगा तो बच्चे पैदा करने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप मजदूरी कम होकर जनसंख्या को फिर जीवन निर्वाह स्तर पर ले आएगी। सब सारी जनसंख्या जो है वो खा के बराबर कर देगी। जनसंख्या में यह कमी भूखमरी, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, बीमारी आदि के माध्यम से संभव होगी। माल्थस का प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत का भी यही निष्कर्ष है। प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत जो है माल्थस का, उसका भी यही निष्कर्ष है, निचोड़ है। अतः क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या और जीवन निर्वाह स्तर को, क्लासिकी अर्थशास्त्री जो है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है, जनसंख्या और जीवन निर्वाह स्तर को एक ही मॉडल के अंतर्गत, क्लासिकी अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जनसंख्या और जीवन निर्वाह स्तर को एक ही मॉडल के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, जिसमें प्रजनन व्यवहार और जीवन निर्वाह स्तर एक दूसरे से संबंधित है। जैसे ही थोड़ा सा कोष में वृद्धि होगी, थोड़ा सा पैसा बचाएंगे, ढेर सारी जनसंख्या पैदा करेंगे। अब अगला है आधुनिक काल में जनसंख्या की भूमिका। आधुनिक काल में यानी आज के युग में जनसंख्या की क्या भूमिका है, आर्थिक विकास में क्या रही है, इसे निम्न शीर्षकों के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्याओं पर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास हो और जनसंख्या वृद्धि हो, इससे संबंधित समस्याओं पर बहुत समय से विचार होता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या का आकार या उसकी वृद्धि दर आर्थिक विकास में बाधा ही डाले, कोई ज़रूरी नहीं है, विशेषकर उस दशा में जब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित क्षमता की तुलना में जनसंख्या का आकार बहुत कम है। अगर जनसंख्या का हम भरण पोषण ठीक तरीके से कर रहे हैं तो वो बाधक नहीं है। अगर जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वो बाधक है। ना बहुत कम हो जनसंख्या, ना बहुत अधिक हो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, उसे वास्तव में एक निश्चित अवधि में एक ठीक समय में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है आर्थिक विकास में सहायक होगी। जनसंख्या की तेज गति से वृद्धि है वो सहायक भी हो सकती है, क्योंकि इससे आवश्यक श्रम शक्ति प्राप्त होगी। इससे जो है हमें श्रम शक्ति प्राप्त होगी, आवश्यक श्रमिक मिलेंगे। इसके विपरीत ऊंची वृद्धि दर के साथ जनसंख्या का विशाल परिणाम क्या होगा, आर्थिक विकास को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकता है, यानी उल्टे ढंग से प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हों। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं अगर वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, सीमित है, इस परिस्थिति में अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं और कुछ सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, दूसरी सामाजिक सेवाएं जो है उसको पूरा करने में लगा दिया जाता है। तो इससे अगर नहीं मिल पा रहा है तो जनसंख्या अधिक है, अगर पूर्ण हो रहा है तो जनसंख्या ऑप्टिमम है, संतुलन में है। उत्पादन के साधनों या मजदूरों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, मजदूरों की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करने के लिए बहुत कम संसाधन बचते हैं। इस तरह आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है और कभी कभी लंबे समय तक रुक जाती है आर्थिक विकास की गति। इसका अर्थ यह भी है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि का एक बड़ा भाग अतिरिक्त जनसंख्या में वितरित हो जाता है। जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या में उसका भरण पोषण करने के लिए सारा पैसा उसी में लग जाएगा। तो जनसंख्या का तो आर्थिक विकास का एक बड़ा भाग काफ़ी समय तक प्रभावित भी होता है। जनसंख्या वृद्धि रुक जाती, आर्थिक विकास रुक जाता है, जिससे उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। इस तरह जनसंख्या की समस्या जो है वो नंबर 1 समष्टि स्तर पर, नंबर 2 व्यष्टि स्तर पर। समष्टि स्तर यानी मैक्रो लेवल पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, व्यष्टि स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर, छोटे पैमाने पर तथा बड़े पैमाने पर, दोनों ही स्तरों पर अपना प्रभाव डालती है।
समष्टि स्तर पर यह अर्थव्यवस्था की जो संरचना है और अनुपात जो है वो असंतुलन उसमें उत्पन्न हो जाता है तथा व्यष्टि स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को अल्प स्तरीय संस्थिति जाल उन्मुख करती है। अल्प स्तरीय संस्थिति या अल्प स्तरीय असंतुलन का जाल उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में दो तरफा संबंध है। जनसंख्या की जो वृद्धि है और आर्थिक विकास जो है उसमें दोनों तरफ से संबंध है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का जो है आर्थिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी ओर आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आर्थिक विकास बहुत अधिक हो जाता है तो लोग जनसंख्या बच्चे कम पैदा करना पसंद करते हैं, उसमें उनकी रुचि नहीं रह जाती है। दूसरे शब्दों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास जनसंख्या विशेषकर उसकी भविष्य में जो है वृद्धि दर को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए ऊंचे आर्थिक विकास का अर्थ है ऊंचा राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और ऊंची प्रति व्यक्ति आय। ढेर सारा सबके पास ऊंची प्रति व्यक्ति आय हो, राष्ट्रीय आय ऊंची हो। इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा बच्चों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा। स्वास्थ्य सुविधाओं में जब सुधार होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, इससे बच्चे अपने माता पिता को बच्चों पर अधिक व्यवहार वहन करना पड़ता है। माता पिता को बच्चों पर अधिक व्यवहार वहन करना पड़ता है, क्योंकि जब वो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, खर्चा भी लगता है। फलस्वरूप जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है और इससे अंततः जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हो जाती है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी कम हो जाती है। जब पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो बच्चे कम पैदा करते हैं, अतः रहन सहन का स्तर उच्च स्तर है तथा स्त्रियों में शिक्षा का उच्च स्तर भी जन्म दर तथा मृत्यु दर को कम करने में सहायक है। स्त्रियां जब शिक्षित हो जाती हैं तो कम बच्चे पैदा करती हैं। इसका सारांश यह है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विकास एक सर्वोत्तम प्रतिबंधक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में जो है विकास जो है वो एक सर्वोत्तम प्रतिबंधक है। अगला है शहरीकरण और आर्थिक विकास। शहरीकरण किसी देश के आर्थिक विकास का आमतौर से अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अर्थात अर्थव्यवस्था में उद्योगों में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में जब उद्योगों में वृद्धि होगी और सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, सबका विकास होगा। औद्योगिक वृद्धि से औद्योगिकरण तथा शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। जब औद्योगिक होगी तो शहर बन जाएंगे, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस तथ्य का आधार यूरोप और उत्तरी अमेरिका का अनुभव है। ये दोनों शहरीकरण है, नगरीकरण है वहाँ पर, जहाँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जहाँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद ढेर सारे औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पर शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा। वर्तमान शताब्दी में मोटर वाहन, हवाई जहाज के आविष्कार हुए, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हुई, इसके फलस्वरूप संचार व्यवस्था सुविधाएं बेहतर हुई, जिससे अधिकांश देशों में शहरीकरण की गति बहुत तीव्र रही। अधिकांश जो देश है वहाँ पर शहरीकरण की जो गति है वो बहुत तीव्र रही। इन कारणों से आर्थिक विकास तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में तीव्र गति से वृद्धि में सहायता मिली। आज संसार के अनेक देशों में 80% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 27.78% जनसंख्या ही शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में शहरीकरण का स्तर काफ़ी नीचा है, भारत में शहर कम है। इसके अतिरिक्त भारत में आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी औद्योगिकरण की गति बहुत तेज़ नहीं हुई है। 60 वर्ष हो गया है औद्योगिकरण के, लेकिन अभी भी औद्योगिकरण की गति बहुत तेज़ नहीं हुई है। तथा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है, लगे श्रमिकों के अनुपात में भी कोई कमी नहीं आई है। इसलिए आर्थिक विकास में शहरीकरण की भूमिका जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। नंबर 3 है जनसंख्या और भारत का आर्थिक विकास। जनसंख्या और भारत का आर्थिक विकास। भारत में 1950 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 1.9% वार्षिक, 1960 के दशक में 2.22% तथा 1970 के दशक में 2.23% वार्षिक रही। 1980 के बाद के दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के कुछ घटने की प्रवृत्ति रही।
यह 1981 से 1991 में 2.14%, 1991 से 2001 में 1.95% तथा 2001 से 2009 में 1.4% औसत वार्षिक रही। भारत में योजना आयोग के गठन के उपरांत योजनाबद्ध आर्थिक एवं सामाजिक विकास आरंभ हुआ। आर्थिक विकास, जब योजना आयोग का गठन हुआ 1905 में, तो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का आरंभ हुआ। योजना आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि विकास की प्रक्रिया आरंभ होने से लोगों के रहन सहन का स्तर बढ़ेगा और लोगों को अधिक समृद्ध तथा विभिन्न प्रकार के जीवन यापन के नए अवसर प्राप्त होंगे। लोगों को जीवन यापन करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही योजना आयोग ने मान लिया था कि नंबर 1, जनसंख्या 1.25% प्रतिवर्ष, जनसंख्या जो है 1.25% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस दर से 1941 से 51 की अवधि में जनसंख्या बढ़ी थी। पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1 रहेगा। नंबर 2 है पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो 3:1 रहेगा। नंबर 3 है पूंजी निर्माण आरंभ से ही अतिरिक्त आय की 2/3 मात्रा से प्रतिवर्ष बढ़ेगा। यह मान लिया गया था कि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के अतिरिक्त आर्थिक विकास से, जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बढ़ने से अतिरिक्त जो आर्थिक विकास होगा, इन उपलब्धियों की भी आशा की गई थी कि नंबर 1 मानव संसाधनों के गुणों का विकास होगा। यह गुण एक प्रकार की पूंजी है। जब गुणों का विकास होगा, गुण एक प्रकार की पूंजी है जिससे श्रमिकों की कुशलता भी बढ़ेगी। नए नए तरीके से बेरोजगारी की मात्रा में कमी होगी, बेरोजगारी कम होगी। नंबर 3, जनसंख्या का कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होगा। नंबर 4, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के आकार में कमी होगी, गरीबी में कमी होगी, किंतु भारत में लगभग 2% वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मीन्स होता है उल्टा। इससे स्कूल जाने वाली जनसंख्या और मजदूरों कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। लोग स्कूल जाने लगे, इससे काफ़ी वृद्धि हुई। फलस्वरूप भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना आयोग ने जो संकल्प लिया था और उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो सके। इतना समझ में आया। जनसंख्या अध्ययन एवं जनांकिकी। जनसंख्या अध्ययनों की प्रकृति मूलतः समस्या प्रधान एवं आर्थिक है। जनसंख्या अध्ययन की जो प्रकृति है, उसका नेचर जो है वो, उसकी समस्या जो है वो आर्थिक समस्या है। इसका कारण यह है कि वर्तमान युग में हमारी समस्याओं का मूल आर्थिक अधिक है तथा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टियों से कम। आर्थिक दृष्टि से समस्या अधिक है तथा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से कम समस्या है। अर्थ साधन संपूर्ण भौतिक व्यवस्था की धुरी है। अर्थ यानी साधन जो है, पैसा जो है, संपूर्ण भौतिक व्यवस्था की धुरी है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तथा संसार के अधिकतर देशों में झुकाव भौतिक कल्याण एवं विकास की तरफ है। संसार में झुकाव जो है वो भौतिक कल्याण किया जा रहा है, विकास की तरफ है। जनसंख्या की समस्या प्रधान उपागम की सर्वप्रथम प्रस्तुति विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, टी.आर. माल्थस ने किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक टी.आर. माल्थस की एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1798 में हुआ। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन जो है वो 1798 में हुआ। यद्यपि इसके पूर्व जॉन ग्रांट ने 1620 से 1674 में जनसंख्या अध्ययनों के विश्लेषण यानी उपागम अथवा जनांकिकी अथवा आधारशिला नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन टू बिल्स ऑफ मॉरलिटी नामक पुस्तक द्वारा 1662 ईस्वी में रख दी। 1662 ईस्वी में
इस तरह समस्या प्रधान जनसंख्या अध्ययनों का जनक थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, जनसंख्या का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस को कहा जाता है। विश्लेषण प्रधान जनांकिकी का जनक जॉन ग्रांट कहलाया। विश्लेषण प्रधान जनांकिकी का जनक जॉन ग्रांट कहलाया। किंतु जनांकिकी विषय के लिए डेमोग्राफी नामकरण जो है 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रेंच गणितज्ञ गुइलार्ड ने किया। फ्रेंच गणितज्ञ गुइलार्ड ने किया। जनसंख्या अध्ययन तथा जनांकिकी में अंतर। जनसंख्या अध्ययन तथा जनांकिकी में अंतर। जनसंख्या अध्ययन तथा जनांकिकी में कौन कौन सा अंतर है? नंबर 1, प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। जनसंख्या अध्ययन में ये समस्या प्रधान है, जनांकिकी जो है वो विश्लेषण प्रधान है। प्रकृति यानी इसकी प्रकृति कैसी है? जनसंख्या अध्ययन में प्रकृति, जनसंख्या अध्ययन समस्या प्रधान है जनसंख्या का अध्ययन, और जनांकिकी जो है वो विश्लेषण प्रधान है। उपागम अप्रोच। जनसंख्या अध्ययन में समस्या उपागम है। जनसंख्या अध्ययन में जनसंख्या के साथ अन्य सामाजिक आर्थिक चरों के संबंधों की व्याख्या तथा समाज व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है जनसंख्या अध्ययन। और जनांकिकी क्या है? उपागम में जनांकी विश्लेषण उपागम है। ये जनसंख्या जनांकी जनसंख्या का अध्ययन है। इसमें जनांकिकी के आधार पर जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण का गणितीय उपकरण की सहायता से विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है जनांकिकी में। अब विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो विज्ञान की दृष्टि से जनसंख्या अध्ययन अगर किया जाएगा विज्ञान की दृष्टि से तो वो कालिक विज्ञान है, जैसे जनसंख्या अर्थशास्त्र, स्थानिक विज्ञान जैसे जनसंख्या भूगोल, एक्शन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम, ये सब सम्मिलित किए जाएंगे इसमें। इसका अध्ययन व विश्लेषण जनांकिकी के द्वारा किया जाता है। अब अगला है, अगर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनांकिकी में क्या अंतर है? जनांकिकी की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवस्थित विज्ञान है ये जनांकिकी, जैसे जनांकिकी व्यवस्थित विज्ञान है। अब जनसंख्या अध्ययन के जनक कौन है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जनसंख्या अध्ययन के जनक कौन है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। और जनांकिकी के जनक कौन है? जॉन ग्रांट। अब पुस्तक के बारे में अगर देखा जाए तो पुस्तक के बारे में जनसंख्या अध्ययन की पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। और जनांकिकी की पुस्तक कौन सी है? ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्टेलिटी। प्रकाशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रकाशन की दृष्टि से जनसंख्या अध्ययन का प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए जनसंख्या अध्ययन का प्रथम प्रकाशन 1798 में हुआ, और जनांकिकी का प्रथम प्रकाशन जो है वो 1662 ईस्वी में हुआ। 1662 ईस्वी में हुआ। अब अगला है जनांकिकी। जनसंख्या अध्ययन तथा जनांकिकी का जो है वो बहुत घनिष्ठ संबंध है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जनसंख्या अध्ययन और जनांकिकी का बहुत घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का अध्ययन का एवं विश्लेषण अधूरा है। पहला जनसंख्या का व्यापक तथा दूसरा जनसंख्या का संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। पहला जो है वो व्यापक दृष्टिकोण है, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण। किंतु जनसंख्या के विधिवत अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जनसंख्या का अगर विधिवत एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तर्क वितर्क किया जाए तो जनांकिकी का सहारा जनसंख्या अध्ययन में भी लिया जाता है। जनांकिकी का सहारा जो जनसंख्या अध्ययन में लिया जाता है। जनांकिकी जनसंख्या का आधार है। जनांकिकी जो है जनांकिकी जनसंख्या का अध्ययन है। इसमें जनसांख्यिकी के आधार पर किसी देश या क्षेत्र का जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण का गणितीय उपकरणों एवं तकनीक द्वारा विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है। इसी आधार पर भविष्य संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। भविष्य में जनसंख्या क्या रहेगी, कितनी रहेगी, कितना खाद्यान्न हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अतः समस्या प्रधान जनसंख्या अध्ययनों को समझने के लिए जनसंख्या के विश्लेषण, उपागम एवं जनांकिकी की समझ बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस